हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। चैप्टर 5 कंटिन्यू। तो हमने लास्ट टाइम एक कलर कोड मेथड हमने पढ़ा था। कार्बन प्रतिरोध के लिए रंग संकेत विधि हमने पढ़ी थी। तो उसमें क्वेश्चन 100% आता है, वो आपने बिल्कुल सीख लिया है। ठीक है, तो आज का एक वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो आप पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो इजी टॉपिक मैं ले रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों क्लियर सी बात है, प्रतिरोध तो हमें पता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट, कम करता है धारा को। संयोजन कितने प्रकार से होता है? ये संयोजन हम करते क्यों हैं? तो संयोजन क्यों करते हैं? एक आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे सपोज करो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मान लो मेरे पास 1 ओम का रेसिस्टेंस है, मान लो 4 ओम का रेसिस्टेंस है, मान लो 6 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, मेरे पास मान लो 3 रेसिस्टेंस है, 3 प्रतिरोध तार मेरे पास है, 1 ओम, 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध वाले। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि सबसे मिनिमम जो मेरे पास उपलब्ध है, सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ठीक है, मैक्सिमम कितना है हमारे पास जो उपलब्ध है, जो अवेलेबल है हमारे पास, वो मैक्सिमम कितना है? 6 ओम, 6 ओम। तो अगर मान लो मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जहां मुझे 1 ओम से भी कम चाहिए, मतलब मेरे पास जो रिक्वायरमेंट रेसिस्टेंस है वो मुझे 1 ओम से भी कम चाहिए या मुझे 6 ओम से ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए हमें करना पड़ता है संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन इच्छित, यानी जो रिक्वायरमेंट है आपकी प्रतिरोध प्राप्त करने की, उसकी पूर्ति करता है। तो हमारे पास जो है कम से भी कम चाहिए, ये हमारे पास जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। जैसा हमने पहले की क्लासों में संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, वहां आपने सीखा था कि संयोजन 2 तरह से होता है। तो बिल्कुल यहां भी प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होगा। तो पहला हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, क्लियर है? श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? बिल्कुल आपको पता है, संयोजन हम पहले भी संधारित्रों का पढ़ चुके हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक रेसिस्टेंस ये रहा, ठीक है, रेसिस्टेंस को इस तरह शो करते हैं। मान लो मेरे पास ये R1 प्रतिरोध वाला तार है, कोई प्रतिरोध है, कोई चालक तार है, कोई तार मेरे पास है, उसका प्रतिरोध कितना है? R1 है। ठीक है, पदार्थ चाहे कोई सा भी हो, कोई तार आपके पास है, प्रतिरोध उसका कितना है? R1। ठीक है, चाहे जो कोई सा भी हो, चालक हो, कुचालक हो। मान लो दूसरा रेसिस्टेंस मेरे पास ये रहा,
ये R2 है, ठीक है। और तीसरा रेजिस्टेंस, तीसरा प्रतिरोध मेरे पास ये रहा, इसको मैंने क्या बोल दिया, R3। क्लियर है? तो मेरे पास 3 तार हैं, इसको नाम दे दिया मैंने AB, ये मान लो CD नाम दे दिया इसको मान लो PQ नाम दे दिया। क्लियर है? 3 अलग अलग तार मेरे पास हैं। अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि इनका प्रतिरोध अलग अलग है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। पहले वाले का R1 है, दूसरे वाले का R2 है और तीसरे वाले का R3 है। तो मान लो मुझे R1 R2 R3 है, तो इनका मुझे संयोजन करना है। कैसा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो कैसे करेंगे? दो सिरे होते हैं, ये वाला पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, 2 सिरे होते हैं। सब में 2 सिरे हमारे पास है, तो बिल्कुल आपको पता है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, फिर ऐसे दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले सिरे से, ऐसे हम कनेक्ट करेंगे। यानी कुछ ऐसे कनेक्ट कर दें, ऐसे भी बन के आ सकता है आपके सामने। तो भाई संयोजन कैसा हुआ? श्रेणी क्रम संयोजन। यानी A और Q के बीच में लग गया तार, A से B, B से C, C से D, D से P, P से Q। तो चलो इसको ऐसा दिखा दें। ये तो एक क्वेश्चन सा बन गया कि अगर ऐसा संयोजन आ गया तो ये कैसा है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको मैं थोड़ा इजी रूप में बना दूं कि जैसे मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, कम से कम 2 तो लेने ही पड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक। तो हम 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये भी ध्यान देना कि जब आप रेसिस्टेंस बनाते हो तो ऐसे अगर आप बनाओगे या ऐसे आपने बना दिया तो दोनों गलत है, ठीक है। इस तरह नहीं बनाएंगे, मतलब चेंज होना चाहिए थोड़ा। कहने का मतलब क्या हुआ, जब करंट जा रही है तो आपको पता है जो विभवांतर है वो फ्लो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तो अगर आप इसे ऊपर से बनाते हो तो यहां आप नीचे से कनेक्ट करो, समझ गए? वैसे आप नीचे से बनाते हो तो यहां फिर आपको ऊपर से कनेक्ट करना पड़ेगा, इस तरह। क्लियर है? तो एक तो पॉइंट होता है हाई वोल्टेज वाला, एक पॉइंट होता है लो वोल्टेज वाला। क्लियर? तो देखो ये ऊपर ये नीचे हो गया। तो मैं इस तरह कुछ तार ले रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो 3 प्रतिरोध मेरे पास हो गए। पहले तार का प्रतिरोध है R1, कैपिटल R1, R से कैपिटल R से शो करते हैं। और दूसरे तार का प्रतिरोध हो गया कैपिटल R2 और तीसरे तार का प्रतिरोध हो गया कैपिटल R3। क्लियर? तो मेरे पास 3 तार हैं, R1 R2 R3 वाले। तो ये संयोजन कैसा होगा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या क्या परिभाषा हुई कि यदि 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध तारों को, क्या बोल रहा हूं, प्रतिरोध तार, रेजिस्टेंस वायर, प्रतिरोध तारों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ये पहला, ये दूसरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, और आगे भी ऐसे जुड़ा हो, तो इस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, हम श्रेणी क्रम संयोजन में हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सपोज करो मैंने श्रेणी क्रम संयोजन जो लिया है पूरा 3 तारों का, उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये क्या हुए बच्चों? बैटरी, दैट इज प्लस, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है हाई वोल्टेज, और ये लोअर क्या होता है? नेगेटिव होता है लो वोल्टेज। क्लियर है? तो मान लो टोटल वोल्टेज यानी विभवांतर है टोटल कितना? कैपिटल V। क्लियर? अब मान लो करंट जाएगा, सपोज करो हमने यहां डॉट भी लगा रखा है, एक कुंजी लगा दी। तो जैसे बच्चों इस कुंजी में मैंने डॉट लगाया, करंट फ्लो होगा,
करंट कहां से कहां जाता है, प्लस से माइनस, तो प्लस से चला प्लस से दूर, देखो करंट बिल्कुल इसी में जाएगा एज इट इज, इसमें करंट ये जा रहा है, यहां भी करंट वही है, यहां भी करंट वही है। क्लियर है? तो यानी आपको पता लग गया कि श्रेणी क्रम संयोजन में देखो बैटरी से प्लस से दूर करंट आई, अब देखो धारा कहीं भी विभाजित नहीं हुई, धारा एक सीरीज में जा रही है, तो इसमें भी करंट कितना होगा, आई होगा, इस वाले वायर में भी कितना करंट होगा, आई करंट होगा, और इस वायर में भी कितना करंट होगा, आई करंट होगा, और हमें मिलेगी भी कितनी, आई करंट मिलेगी। यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, पढ़ेंगे आगे किरचॉफ का पहला नियम। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर करंट श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा है, जो करंट है वो समान है, लेकिन प्रतिरोध तो अलग अलग है। आपको पता है ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्लियर है? तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आई। ठीक है, अब आप कह रहे हो से धारा तो समान है, आई तो समान हो गया, आई तो कांस्टेंट है, लेकिन ये तो अलग अलग है। भैया देख लो, पहले वाले का R1 है, दूसरे वाले का R2 है, और तीसरे वाले का R3 है। प्रतिरोध अलग अलग है, ये अलग अलग है, तो भाई वोल्टेज अलग अलग होगा, तभी तो अलग अलग होगा ये। तो देखो आई तो समान हो गया, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, तो V अलग अलग होना चाहिए, ये V अलग होगा तभी R क्या होगा, अलग होगा। तो कहने का मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा का मान तो समान होता है, लेकिन हर प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग। जैसे R1 के सिरों पर V1 वोल्टेज, ऐसे R2 के सिरों पर V2 वोल्टेज, ऐसे R3 के सिरों पर V3 वोल्टेज। ये बात क्लियर है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हर रेजिस्टेंस वायर में, हर प्रतिरोध तार में समान होता है, लेकिन हर प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य, हर प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अब आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो, तो आप जानते हैं, पहले तार की बात करें, फर्स्ट तार के लिए, ठीक है, क्या होगा बताओ, वोल्टेज कितना, V1, करंट कितना, I, प्रतिरोध कितना, R1, इक्वेशन 1। इसे लिख रहे हैं ओम के नियम से। ऐसे सेकंड वाले के लिए, सेकंड तार के लिए क्या होगा, V2 इज इक्वल टू करंट कितना, सेकंड वाले में I, प्रतिरोध कितना, R2, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाले के लिए वोल्टेज कितना, V3, करंट कितना, I, प्रतिरोध कितना, R3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं V, तो V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आते हैं कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर क्या होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। टोटल वोल्टेज मेरे पास है कैपिटल V, तो कुल विभवांतर हो गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से आप देख रहे हैं V इज इक्वल टू V1 कितना, IR1, V2 कितना, IR2, और V3 कितना, IR3। क्लियर है? तो यहां से हमें पता लग रहा है V इज इक्वल टू, I तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों मान लो हमने इस संयोजन को
एक तुल्य परिपथ बनाया, एक तुल्य परिपथ, क्या बोलते हैं, तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट, यानी इन तीनों को मिलाकर एक टोटल रेजिस्टेंस, एक कुल प्रतिरोध की बात करूं तो सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये वोल्टेज है V, ये की है K, तो टोटल करंट तो कितना है I, मान लो कुल प्रतिरोध है RS, कुल प्रतिरोध कितना है RS, इन तीनों को मिलाकर हमने एक तुल्य प्रतिरोध माना RS, क्या बोलते हैं इसको, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बताओ तुल्य प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कितना V, धारा कितनी I, प्रतिरोध कितना RS, तो क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू IRS, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 और 5 से इस V की वैल्यू आप इसमें रख दे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से, तो V की वैल्यू पुट करें IRS, तो IRS इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप देख रहे हैं I से I कैंसिल हो गया, यानी जो तुल्य प्रतिरोध है वो RS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमें श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू मिलती है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी प्रतिरोध का मान बढ़ गया क्योंकि जोड़ रहे हैं ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, और जो हमारे पास सबसे अधिक वाला प्रतिरोध है उससे भी अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्लियर है बिल्कुल। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान तो क्या होता है, समान होता है, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, और देखें, अभी तो हमने मानो 3 तार लिए थे, यदि R1, R2, R3 डॉट 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 Rn प्रतिरोध वाले, Rn प्रतिरोध वाले n तार ले लें, n तार, n तार, ऐसे लिख दूं मैं, n प्रतिरोध तारों को, n प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, n प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस समय RS कितना होगा, तो RS की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, अभी तो हमने 3 तार लिए थे, तो जितने भी आप तार लोगे सभी प्रतिरोधों को आपको जोड़ना है। क्लियर है।
अब मान लो सभी के मान बराबर हो, यदि R1 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn मान ले, बराबर क्या मान ले, R, सभी n जो प्रतिरोध तार है सबके प्रतिरोध बराबर हो, तो क्या होगा, Rs इज इक्वल टू क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस कितनी बार, n बार। तो एक बार होगा तो R, दो बार होगा 2R, 3R, 4R, n है तो कितना हो जाएगा, NR। Rs का मान क्या हो गया भाई, NR, ठीक है। तो यहां से अब ये भी ध्यान रखें कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, RS अपॉन N। अगर मान लो आपको n प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जोड़ के दे दें और आपको संयोजन तुल्य प्रतिरोध मालूम है, प्रतिरोधों की संख्या मालूम है, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होता है, RS अपॉन N, ठीक है, समझ गए, RS अपॉन N। चलो, तो ये था बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। अब पढ़ेंगे हम समांतर क्रम संयोजन। सेकंड नंबर क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन। पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, आपको संयोजन तो मालूम है, मान लो ये कोई प्रतिरोध तार है, ये मान लो दूसरा है और ये मान लो तीसरा है। सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक साथ जोड़ दो, सभी प्रतिरोधों के अंतिम सिरे एक साथ जोड़ दो, यानी कुछ ऐसे जोड़ दें अपन, तो ये बच्चों संयोजन कैसा हो जाता है, समांतर क्रम संयोजन। सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक साथ और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे एक साथ, यानी इस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे पॉइंट ए से जुड़ रहे हैं और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे पॉइंट बी से जुड़ रहे हैं, तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन। तो यहां हमने बैटरी लगा दी एक कुंजी के साथ, प्लस और माइनस V वोल्टेज की बैटरी, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस हाई वोल्टेज वाला A पॉइंट है और लो वोल्टेज वाला B पॉइंट है, तो A और B के मध्य कितना वोल्टेज है, V, यानी यहां हर तार के सिरों पर कितना वोल्टेज होगा, V, क्योंकि हर तार A और B के मध्य जुड़ रहा है। तो बिल्कुल करंट जाएगा कुंजी में डॉट लगाते ही, प्लस से दूर माइनस की ओर I करंट गया, जैसे ही A पर पहुंचा तो इसका प्रतिरोध अलग था R1, इसका प्रतिरोध क्या था R2 और इसका प्रतिरोध क्या है R3। ठीक है, तो अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट लिए, अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या लेते हैं, करंट लेते हैं। इसीलिए घरों में जो उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्योंकि हर जो इक्विपमेंट है, हर जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग, तो अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट देते हैं। अगर आपने सीरीज वाइज में जोड़ दिया तो सभी में सेम करंट जाएगा, और जिसकी कैपेसिटी नहीं है उस करंट को झेलना, तो वो क्या हो जाएगा, वो करंट जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यही कारण है कि घरों में जो उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में करंट अलग अलग होता है, अपने अपने प्रतिरोध के हिसाब से, प्रतिरोध के अकॉर्डिंग वो करंट को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जबकि जो बिजली के खंभे हैं वो श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं ताकि करंट सेम जाए, सेम करंट। तो ए और बी पॉइंट, तो R1 ने अपने हिसाब से करंट लिया, कितना लिया I1, R2 ने अपने हिसाब से करंट लिया I2 और R3 ने अपने हिसाब से I3। देखो बच्चों यहां से भी I1 आएगा, I1 आया, I2 और ये क्या हो गया I3।
तो बी पॉइंट पे I1 I2 I3 मिलके करंट हमें कितना मिल जाएगा I, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। किरचॉफ का पहला नियम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो ध्यान रखें इसको आप कि समांतर क्रम संयोजन में अब क्या समान हो गया, विभवांतर समान। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है जबकि हर तार में धारा क्या होती है अलग अलग, यानी असमान। धारा क्या होती है अलग अलग। क्लियर है? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां धारा का बंटवारा करेंगे तो आता है कुल धारा, कुल धारा टोटल करंट कितना, कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो बताओ I1 कितना होगा, पहले वाले तार के लिए वोल्टेज कितना V, प्रतिरोध कितना R1, करंट कितना I1, तो ओम के नियम से I1 बराबर V अपॉन R1। इक्वेशन नंबर 2 V अपॉन R1। दूसरे तार के लिए क्या होगा, I2 बराबर V अपॉन R2, और तीसरे तार के लिए क्या होगा, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? पहले तार के लिए वोल्टेज है V, देख रहे हैं आप, तो ये पहला वाला तार A और B के बीच में जुड़ रहा है। A और B के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, कैपिटल V, तो V V V। प्रतिरोध R1 R2 और R3, तो तीनों मान रख दिया अपन इसमें, 2 3 व 4 से मान 1 में रखने पर क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और I3 कितना V अपॉन R3। क्लियर? क्या कॉमन आ रहा है, V V V, तो V कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर है? इक्वेशन नंबर क्या मान लें 5। अब आपको पता ही है कि पूरे संयोजन का तुल्य परिपथ बनाएंगे, तो इसको मैंने मान लिया कि तीनों प्रतिरोधों को मिलाकर उनका समांतर क्रम संयोजन का जो प्रतिरोध है तो क्या मान ले भाई RP। P का मतलब क्या हो गया, पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। तो करंट कितना, टोटल करंट इसी में जाएगा I, वोल्टेज कितना V, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू V अपॉन R P, I इज इक्वल टू V अपॉन R P। इस परिपथ के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, RP का मतलब तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। चलो I की वैल्यू रखें 5 में, I की वैल्यू क्या है V अपॉन RP, यहां पुट करें उसको, तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V, अंदर क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, देखो V से V कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर? तो ये बच्चों हो गया समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है 1 अपॉन RP, तुल्य प्रतिरोध कितना है RP, तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है कि 1 अपॉन RP जो है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के 1 अपॉन R1 व्युत्क्रम, R1 का व्युत्क्रम प्लस 1 अपॉन R2, R2 का व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब
कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, कम से भी कम। ठीक है, तो क्लियर है कि अगर हमें प्रतिरोधों को बढ़ाना है, प्रतिरोध को बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और प्रतिरोध कम करना है तो समांतर क्रम में संयोजन करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर आपको धारा को बढ़ाना है तो कौन से क्रम में जोड़ोगे? बिल्कुल आप कहोगे कि सर धारा का मतलब प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो समांतर क्रम संयोजन। और मैं कहूं धारा को घटाना है तो प्रतिरोध को बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है? n प्रतिरोध तार हो तो क्या लिखोगे? देखो n प्रतिरोध तार के लिए n प्रतिरोध तारों के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ठीक है, n के लिए हो गया। अब इसमें आप 2 के लिए ध्यान रखें। अगर मैं 2 की बात करूं तो देखो 2 के लिए, 2 के लिए क्लियर है? तो 1/Rp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो न्यूमेरिकल में हम दोनों के कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ऐसा करने में टाइम लगेगा, तो आप उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखें। देखो बच्चों एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया? R1 R2, तो यह कितना आ जाएगा ऊपर? R1 प्लस R2। ये वैल्यू है 1/Rp की, तो यहां से जो प्रतिरोध आएगा Rp इज इक्वल टू, ये 1/Rp की वैल्यू है तो इसे उल्टा कर दें तो Rp कितना मिलेगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये 2 के लिए फॉर्मूला ध्यान रखें कि गुणा कर दो, जोड़ के भाग दे दो प्रतिरोधों में। Rp इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और मान लो अगर सारे सेम तार हो, सेम प्रतिरोध वाले हो तो आपको पता है 1/Rp क्या आ जाएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितनी बार? n/R के बराबर n बार। तो यहां लिख सकते हैं अपन 1/Rp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 1 होगा तो 1/R, 2 होंगे तो 2/R, n होंगे तो n/R। यानी यहां से Rp इज इक्वल टू क्या आएगा? R/n। ठीक है, और Rs कितना था? nR। पढ़ा था ना अभी श्रेणी क्रम संयोजन में। अगर सभी प्रतिरोध जो n प्रतिरोध आप ले रहे हो सारे के सारे समान हो, सबके प्रतिरोध R हो, तो श्रेणी क्रम में तो क्या आता है? nR, n गुना बढ़ जाता है, ये n गुना कम हो जाता है। तो इन्हें जरा आप गुणा करके देखें तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है एक, गुणा करें। यानी मैं कर रहा हूं Rs इंटू Rp, Rs की वैल्यू nR इंटू Rp कितना? R/n। n से n कैंसिल हो गया, तो यहां से बच्चों R इंटू R कितना होगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू Rs इंटू Rp। यहां से आप देख रहे हैं R इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट Rs Rp। तो ये भी फॉर्मूला काम रखें, ये फॉर्मूला काम आएगा कि आपको श्रेणी क्रम में दे रखा है, समांतर क्रम में दे रखा है, तो आप प्रत्येक तार का प्रतिरोध निकाल सकते हो रूट Rs Rp से। क्लियर है? रूट Rs Rp। ठीक है, तो ये था समांतर क्रम संयोजन भी हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो घट जाता है। मतलब हमारे पास जिनका अपन संयोजन कर रहे हैं, जो प्रतिरोध तार हमारे पास है, उनमें जो कम से कम है उससे भी कम मिलेगा। तो प्रतिरोध का मान घट गया, यानी धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये हमने समझ लिया है कि अगर धारा को बढ़ाना है तो प्रतिरोध को घटाना है, यानी समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए प्रतिरोधों को, और अगर धारा को घटाना है तो प्रतिरोध को बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में हमें प्रतिरोध तारों को जोड़ना चाहिए। तो सारे आज के वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों के लिए इसको हमने क्लियर करा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। और एक बात और, कई बार क्या होता है, कोई इंसान बिजी भी होता है, खासकर स्कूल्स, तो आपका ध्यान समझने में, कुछ बच्चों का ध्यान समझने में कम है, केवल पीडीएफ 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 कहते जा रहे बार बार। तो आपको पता है अब तक आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वां चल रहा है, ठीक है। तो चारों चैप्टर की पीडीएफ आपके पास आ गई है। तो कुछ कारण होते हैं जिससे थोड़ा मान लो कुछ काम लेट हो जाए, तो पीडीएफ स्कूल के द्वारा आपको भेजी जाती है। मेरे पास कोई पीडीएफ या कोई नोट्स वगैरह नहीं होते हैं, आपको बताइए। तो आप धैर्य रखें थोड़ा सा, और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दें। पीडीएफ तो अपने आप आ जाएगी आपके पास। अभी आपको जो कोई शॉर्ट नोट बनाने हो, वीडियो को देख के अपने हिसाब से कोई शॉर्ट एक मैप के रूप में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, समझते रहिए। क्लियर है? तो अगली बात, पीडीएफ का कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।